तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं किसमें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो हमने अभी तक जो बात की हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की है, अब हम चलते हैं टेट्राहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल में मैंने कहा था आपने इस चीज को ऐसे ध्यान रखना है कि लिगेंड्स जो हैं वो फेस के सेंटर से आ रहे हैं, जो क्यूब है उनके 6 फेसेस, 6 फेसेस के सेंटर से आ रहा है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपने क्या ध्यान रखना है कि जो लिगेंड्स हैं वो ऑल्टरनेट कॉर्नर से आ रहे हैं, मेटल सेंटर में है और ऑल्टरनेट कॉर्नर से आपके लिगेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब बात क्या आती है, आपकी जो एक्सिस होती है वो इस तरह से होती है, अलोंग फेस सेंटर होती है, ठीक है। बट यहाँ पे तो लिगेंड क्या आ रहे हैं, इन एक्सिस के अलावा जो बीच में स्पेस है वहां से आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, अलोंग द एक्सिस आ रहे थे, जबकि टेट्राहेड्रल में क्या अलोंग द एक्सिस नहीं आ रहे, ये कहां से आ रहे हैं, ये देखो एक्सिस कौन सी है, 1 2 3, एक्सिस के अलोंग तो कोई भी नहीं आ रहा, एक्सिस के अलावा इन बिटवीन आ रहे हैं। इसका मतलब इस केस में अब होगा क्या, जो हमारे डी ऑर्बिटल है, 2 सेट है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो एक्सियल ऑर्बिटल्स, एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। तो इसमें बेसिकली क्या हो गया, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये एक्सियल ऑर्बिटल्स। ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस आ रहे थे, इस वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। जबकि यहाँ इन बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाले ऑर्बिटल्स अफेक्टेड होंगे। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ध्यान देना, वही पहले क्या है अपनी ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल, मतलब जब मेटल अपनी फ्री स्टेट में, फिर जैसे ही लिगेंड दूर से आ रहे हैं मतलब फार फील्ड, जब लिगेंड्स आ रहे थे इनको ये नहीं पता था कहां से आ रहे थे, बस इतना था कि लिगेंड आ रहे हैं, उस केस में सारे के सारे ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, एक्साइट, मतलब ये ग्राउंड स्टेट का डी ऑर्बिटल, ये एक्साइटेड स्टेट का डी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे लिगेंड पहुंच जाते हैं इनको पता चल गया क्या कि लिगेंड्स अब तो हमारे पास आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे भैया, अपनी एनर्जी बढ़ा लेंगे, जबकि दूसरे जो एक्सियल वाले थे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब इस केस में अब 3 ऊपर जाएंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, 2 नीचे आएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड, ठीक है। अब देखो होता क्या है, वहां पे नाम हमने क्या दिया था, T2G और EG, यहाँ पे क्या है E और T2। एक चीज ध्यान रखना, E यूज करते हैं डबली डीजेनरेट, T यूज करते हैं ट्रिपली डीजेनरेट, ठीक है। 2 किस लिए यूज किया, जैसे मैंने पहले भी समझाया था, क्योंकि p ऑर्बिटल की भी एक्साइटेशन होती है, इस वजह से वहां पे T1 नाम आ जाता है, यहाँ हम T2 यूज करते हैं। अब बात आती है यहाँ G नहीं यूज किया, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। जी जो यूज कर रहे थे, जी या यू, जिरेड या अनजिरेड, वो यूज कर रहे थे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं, जहां पे बेसिकली कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इसलिए जी यूज नहीं होगा, तो हमारे पास कौन से सेट बन गए, 2 सेट बन गए, T2 एंड E, 2 सेट बन गए। अब क्या होगा, देखो बेरी सेंटर, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर, इसके नीचे जितना जा रहा है मैंने क्या समझाया था, कैसे देखना है, ऊपर वाले 3 टोटल 5 और नीचे है तो माइनस, वहां डेल ओ यूज किया था, यहाँ डेल टी यूज करेंगे। डेल ओ क्या था, टोटल स्प्लिटिंग, ये जो डेल ओ क्या था, पूरी स्प्लिटिंग थी, यहाँ डेल टी क्या है, पूरी स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ क्या यूज हो जाएगा, प्लस 2/5 डेल, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर प्लस 0.4 आप बोल सकते हो डेल टी, और यहाँ माइनस 0.6 डेल, तो आपको इस तरह से क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो ये केस किसका रहा, आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का। अब एक चीज ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अगर मैं बात करूं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप 2 केस पढ़ते थे, क्या, या तो स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा है पेयरिंग से, या स्प्लिटिंग कम है। अगर पेयरिंग के लिए कम एनर्जी चाहिए, मतलब SFL के केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में ये होता था, जिसमें आप क्या करवा देते थे, पेयरिंग, नीचे फोर्स पेयरिंग होती थी, और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड नॉर्मल पेयरिंग होती थी, ठीक है। पर अब देखो यहाँ तो 2 केस बनते हैं, और वो भी किस किस में, D4 से D7 में बनते हैं, इसके अलावा नहीं बनते थे ऑक्टाहेड्रल।
बट टेट्राहेड्रल में ध्यान रखना क्या, यहाँ पे हमेशा क्या होगा, आपकी नॉर्मल पेयरिंग होगी। कहने का मतलब डेल टी ऑलवेज लेस देन पी, मतलब स्प्लिटिंग इसमें बहुत ज्यादा होती ही नहीं है जितनी ऑक्टाहेड्रल में हो, तो इसीलिए डेल टी जो है वो हमेशा लेस देन पी रहेगा। तो इसमें कहीं पे भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके आऊं इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास केस किन सा हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल वाले केस में, ठीक है। तो डेल टी ऑलवेज लेस देन पी, तो इसमें हमेशा क्या रहेगी, नॉर्मल पेयरिंग का केस रहेगा। हालांकि इसमें वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिफाइन करूंगी, बिल्कुल करूंगी, पर उसमें फिर केस चला जाता है स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। इन टेट्राहेड्रल हमेशा ये रहेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर प्लेनर आ जाता है फिर अलग केस बन जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा लिगेंड में। तो इसमें इस बार लिगेंड ये नहीं डिसाइड करेगा कि ऊपर पेयरिंग करे नीचे, नहीं, इस बार लिगेंड ये डिसाइड करेगा कि वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर। जबकि ऑक्टाहेड्रल में क्या था, उसी के अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर ही दो केस बन रहे थे, समझ रहे हो बात को। तो इस चीज का बेसिकली जो है आपने ध्यान रखना, ठीक है। देखो जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सीखा था कि कैसे हम ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब इनर डी यूज होगा या आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा, sp3 d2 d2 sp3, कब आपने sfl लेना है मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कब आपने wfl लेना है, ये सारी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि इस तरह से आप सीधा सीधा इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ जितना ज्यादा जनरलाइज करके पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ो, कंपाउंड लेके मत पढ़ो। अच्छा d3 है तो ये होगा, d4 है तो अच्छा ये केस है, ये लिगेंड लगा, अच्छा ये sfl है या wfl, उस अकॉर्डिंग बताओ। तो इसी तरह से आपने ध्यान रखना, बहुत इजी रहेगा, कभी भी गलती नहीं होगी। इवन एमएससी के बाद भी जब आप नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, नेट गेट टिफर कोई भी एग्जाम देते हो, उनमें भी आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा और बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आप इसको इतने अच्छे से पढ़ लोगे तो लगा लो आपका आधा काम यहीं पे तैयार हो रहा है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, हम किस तरह से देखेंगे कि क्या ज्योमेट्री रहती है या क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है, कब SFL कब WFL। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में SFL WFL का रोल होता है ये बताने में कि इनर डी यूज होगा या आउटर डी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो SFL WFL का रोल होगा ये बताने में होगा कि अगर वो इनर या आउटर डी यूज कर रहा है तो स्क्वायर प्लेनर, अदरवाइज टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में हमेशा जब आप फिलिंग करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कभी भी पेयर नहीं होते, सीधा क्या चले जाते हैं हमेशा, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अगर मैं इसको बताऊं तो हमेशा वो क्या करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्या, एक है कि कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो, एक है कि स्क्वायर प्लेनर हो। बोल भाई। अब देखो टेट्राहेड्रल में क्या केस आते हैं, sp3 या d3s, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन। स्क्वायर प्लेनर में भाई दो चीजें आती है, sp2d, ठीक है, या dsp2, अगर d ऑर्बिटल यूज हो रहा हो। देखो स्क्वायर प्लेनर में मैं फिर बता रही हूँ क्योंकि हमें प्लेन में बनाना होता है, प्लेन जनरेट करना है, तो p कौन सा यूज होता है, px और py, d यूज होता है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। टेट्राहेड्रल में sp3 d3s, d क्या है dxy, dy से dzx, ठीक है। ये तो जनरल केस हो गया जो हम देखेंगे कि कब आपने उसको टेट्राहेड्रल sp3 का केस जो है वो देना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो ये भी अभी हम देखेंगे, ये भी देखेंगे। अब d3s मैंने पहले भी बताया था, जैसे KMnO4, CrO4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, तो ये सब क्या होते हैं, d3s होते हैं। अब चलते हैं आगे, देखो जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात आती है उसमें हमेशा ध्यान रखना क्या, जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं D1 से D10 में, तो हमने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। तो D1 से D6 की अगर मैं बात करूं उस केस में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रेफरेबल होता है, समझ रहे हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो प्रेफर किया जाता है D1 से D6 के केस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कम है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बना के अपने ऊपर ये फॉर्मल चार्ज को कम कर सकते हैं। अब बारी आती है किसमें, D7 से D10 में, ठीक है। अब हम चलते हैं D7 से D10।
रिमेन अब इन कॉपर। ठीक है, उससे पहले मैं 2-4 बातें बता दूं। जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखा था क्या कि सपोज हमारे पास क्या होता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है इस तरह से। ऑक्टाहेड्रल में बताया था कि +2 हो तो लाइन लगा देते हैं, इसके बाद वाले SFL, इसके पहले वाले WF। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर मेटल +2 स्टेट में, बोल भाई ध्यान देना, मेटल +2 स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लाइन यहां लगती है, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अमोनिया कभी WFL था कभी SFL, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये हमेशा क्या रहा, बोल भाई SFL। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब पानी, मतलब O डोनर के बाद वाले सारे SFL रहेंगे, उससे पहले वाले सारे WFL रहेंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास क्या आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मेटल आ जाए, बोल भाई +3 या +4 का, भाई सोचने की जरूरत ही नहीं, सारे के सारे SFL। यहां क्या था, ये SFL थे WFL, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्या बन जाएंगे, आपके SFL बन जाएंगे। तो ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसको वीक फील्ड लूं किसको स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो ये चीज आपने जो है ध्यान रखनी है। अब हम देखेंगे कि WFL SFL कैसे डिसाइड करता है। आओ जी जरा देखते हैं। चलो मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो, जो भी मैं कॉम्प्लेक्सेस आपको पढ़ाऊंगी वहां पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, वो क्या है कि जब हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एग्जांपल्स लूंगी जनरल। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स की बात करूं, ध्यान देना भाई, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल्स की बात करूं जो कि क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और D8 सिस्टम है, ठीक है, वो हमेशा क्या होंगे, स्क्वायर प्लेनर। सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे सपोज कोबाल्ट, मान लो मैंने लिखा, ठीक है, निकल, कॉपर, मान लो मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, D8 सिस्टम है। क्यों? क्योंकि देखो कोबाल्ट क्या होता है, D7S2 होता है, बोल भाई 3D7 4S2। कोबाल्ट 1 का मतलब क्या हो गया, D7S1। देखो D8 का मतलब ये नहीं कि D में 8 है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं जहां पे भी D8 D9 D10 बोल रही हूँ, इसका मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, D+S के इलेक्ट्रॉन, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए पार्टिसिपेट D+S जाता है, ना कि अकेला D जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 8, इसलिए इसको D8 सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसको देखोगे, ये भी D8, इसी तरह से इसको D8। मैंने क्या कहा, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल D8 वाले जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, सोचने की जरूरत नहीं, चाहे SFL चाहे WFL, नो नीड टू थिंक अबाउट इट, ऑल विल बी स्क्वायर प्लेनर। जैसे सपोज मैंने कहा ये, मैंने कहा ये, फिर मैंने कहा ये है। ठीक है, अब निकल का है +2 में, बट आपको देखना पड़ेगा, जब आप देखोगे ना ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है, जबकि ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है। अभी मैं बताऊंगी आपको। तो निकल में आपको सोचना पड़ेगा, बट प्लेटिनम में चाहे CN हो चाहे Cl हो, कुछ भी हो, प्लेटिनम है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन पता कैसा आता है, इन दिस कंपाउंड बताओ कौन सा d ऑर्बिटल यूज हो रहा है। पता है क्या, आपको इसमें आंसर कैसे करना है, आपको देखना है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में यू नो वेरी वेल dx के -y² यूज होता है, तो यू विल से इट विल बी dx के -y²। समझ रहे हो, इस तरह से चीजें पूछी जाती है। ठीक है, तो पहली बात जो आपने यहां से सीखी वो क्या, कि जब भी सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 D8 हमेशा स्क्वायर। ठीक है, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। अब चलते हैं आगे।
अब देखो क्या, अगर मैं D7, अब देखो मैंने कहा D7 से D10 चेक करना है, D1 से D6 चेक करने की जरूरत है। D7 का केस अगर मैं चेक करूं तो D7 के केस में बेसिकली होगा क्या, अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो वीक फील्ड लिगेंड में हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री sp3, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेफर्ड ही नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रेफर्ड होता। इस चीज का आपने ध्यान, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जाते ही D7 का जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे सपोज आपने कहा कोबाल्ट +2 का कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कोबाल्ट +3 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रेफर करने लग जाता है, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, और ये D7 से किस में चला जाता है, D6 में। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो D6 का अगर मैं बात करूं SFL के साथ, तो D6 ये होता है, तो यहाँ पे CFSC में गेन बहुत ज्यादा हो जाता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे, तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है CFSC की, तो इसीलिए फटाफट से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रेफर करता है, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, D8 पे। तो D8 का जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज आपको क्या ध्यान रखना है, अगर D8 का केस आ जाता है, देखो फिर वही चीज, अगर SFL है या WFL है, तो इस चीज को आपने देखना है। तो सिंपल सी बात है, क्या SFL WFL, WFL है तो sp3, जैसे निकल Cl4 नेगेटिव, जैसे मैंने अभी बताया। SFL है तो क्या हो जाएगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, ये टेट्राहेड्रल, ये स्क्वायर, समझ रहे बात को। देखो जैसे अगर आपको ध्यान हो ना, निकल D8, जब DS बीबीटी भाई साहब ने क्या कहा था, उसने कहा था निकल क्या है, D8 सिस्टम है दोनों में, पर 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां पे उसने ये कहा था इस केस में पेयरिंग नहीं होती तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, जबकि Cn आते पेयरिंग हो जाएगी, इनर डी खाली हो जाएगा, तो DsP2 बन जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर। अब समझ में आई, ये किसने बताया, CFSC ने, कि ये वीक फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बीबीटी ने सिर्फ बताया था कि ऐसा होगा, बट क्यों होगा ये नहीं बताया था। तो Cl हमारा वीक फील्ड लिगेंड, इसीलिए पेयरिंग नहीं हुई, खाली डी नहीं बचा, तो sp3, अदरवाइज क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर। अब केस आता है D9 का। अब देखो यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए है क्या, जब हम D9 की बात करेंगे तो D9 में बेसिकली हो क्या जाता है, देखो D9 का आप जनरली जो केस पढ़ते हो वो कौन सा वाला केस पढ़ते हो, कॉपर वाला। D9 के केस में होता क्या है, वीक फील्ड लिगेंड में नो डाउट टेट्राहेड्रल ही रहेगा, पर जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड आएगा इट विल बी स्क्वायर प्लेनर, बट द डिफरेंस विल बी here not inner d orbital used, outer d orbital will be used in case of D9 and SF। इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना, आपने एग्जाम्पल पढ़ी होगी ये वाली, यहां पे देखो कॉपर 2+ है, D9 सिस्टम है, और साथ ही साथ अमोनिया 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में हमेशा SFL होता है, मैंने बताया ही था। सीधा इसको क्यूप्रा अमोनियम आयन भी बोलते हैं, क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है, बताओ कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होता है इन केस ऑफ क्यूप्रा अमोनियम आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना, इनर डी यूज नहीं होता, या यूज कौन सा होता है, आउटर वाला डी, मतलब 4D वाला यूज होता है, 3D वाला यूज नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सीधा पूछा जाता है कि बताओ क्यूप्रा अमोनियम आयन में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या, समझ रहे बात को। अब देखो ये तो बात हुई हमारी D9 की, अब बात चलते हैं D10 पे। भाई D10 में तो d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीज आती है D8S2 सिस्टम, जिसको मैं कन्वर्टेड D10 भी बोल सकती हूँ। अब इसमें क्या खास बात है, देखो D8S2 सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जिसको मैं कन्वर्टेड D10 बोल रही हूँ, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वो कंपाउंड ही नहीं एग्जिस्ट करते, इसमें कंपाउंड सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं SFL वाले, ठीक है।
तो यहाँ पे बेसिकली बात क्या आती है, ये बात मैंने पहले से थोड़ा सा मतलब पहले थोड़ा सा आपको आइडिया भी दिया था। कैसे? मैंने कहा निकल CO4, मैंने कहा निकल CN4 4 नेगेटिव, कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स जो D8S2 वाला है और SFL है, क्योंकि देखो ये निकल क्या है, D8S2 है। अगर मैं यहाँ बात बात करूं तो यहाँ पे भी क्या है, D8S2 है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, कोबाल्ट CO4 नेगेटिव, ये भी D8S2 है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, D8S2 का मतलब बोल भाई क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, D8S2 का मतलब ये, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा पेयरिंग होगी, ये दोनों उठकर यहाँ चले गए, बन क्या गया, D10, इनको बोलते हैं कन्वर्टेड D10 सिस्टम। WFL के साथ एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ SFL के साथ एग्जिस्ट का मतलब D ऑर्बिटल खाली पड़ा नहीं, these will be always sp3 hybridized having tetrahedral। समझ रहे हो बात को? तो कई बार क्वेश्चन आता है इसका इसका इसका, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है आप देखते हो निकल D8, फटाफट से क्या करते हो, D8 SFL, अब क्या कर देते हो, स्क्वायर प्लेन है, सोचते ही नहीं हो, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी चीज D8S2 है, पेयरिंग होगी, बट ये नहीं कि ये D ऑर्बिटल खाली होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के भी यहाँ आ जाएंगे, इसलिए S खाली होगा, D खाली नहीं होगा। इस वजह से D तो पूरा भर गया, अब D खाली बचा नहीं, तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहती है हमेशा टेट्राहेड्रल। तो अगर आप इस तरह से चीजों को सोचने लग जाओगे ना कि भैया क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, लिगेंड क्या है, कभी भी गलती नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कोशिश करना कंडीशन नंबर 6 और 4 को पढ़ने की, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं कैसे हम CFSC कैलकुलेट कर सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। हमने सीखा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में है, फिर उसकी एनर्जी प्लस कितने इलेक्ट्रॉन EG में है उसकी एनर्जी। टेट्राहेड्रल के केस में नीचे 2 है, ऊपर दिस इज T2, दिस इज T, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या आपके पास, ध्यान दो जरा, ये है यहाँ पे P का कोई रोल ही नहीं है, मतलब आपको नहीं चेक करने की जरूरत कि कितने यहाँ पेयरिंग है या कितने यहाँ पेयरिंग है, जैसे मैंने ऑक्टाहेड्रल में सिखाया, मतलब P का कोई रोल नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रॉन फिलिंग करोगे D1 D2 D3 ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। D3 अगर आप करोगे हमेशा वो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, मतलब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E, ठीक है, साथ में उसकी एनर्जी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 साथ में उसकी एनर्जी, कोई P का रोल नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो पहली चीज तो आपने ये ध्यान